ग्रेट रेस एक साधारण सा कार मैकेनिक जिसकी जिंदगी की गाड़ी वक्त से थोड़ा पीछे चल रही थी। अब दुनिया बदल चुकी थी। मशीनें अब इंसानों की जगह लेने लगी थीं। सड़कों पर एआई से चलने वाली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार थी, जो इंसानों को बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़े अपने आप ही उनकी मंजिल पर पहुंचा देती थी। ऐसे दौर में भी कुछ लोग थे जो पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों के शौकीन थे। ग्रे उनकी गाड़ियां ठीक करता था। यही उसका शौक था और यही उसका पेशा। ग्रे से उलट उसकी पत्नी आशा जमानी के साथ चलती थी। वो कोबोल्ट नाम की एक टेक कंपनी में काम करती थी। सोच में जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। आज की शाम ग्रे एक पुरानी कार की डिलीवरी देने जा रहा था। उसका ये क्लाइंट काफी खास था, इसलिए उसने आशा को भी साथ ले लिया ताकि वह भी उस शख्स से मिल सके। ग्रे उसे एक झील के किनारे खाली मैदान में ले आया, जहां केवल दो खड़ी चट्टानें नजर आ रही थीं। उन्हीं चट्टानों के बीच था एक छुपा हुआ तहखाना, जिसके अंदर था एक विशाल और बेहद आलीशान घर। वहीं उनकी मुलाकात एरन कीन से हुई। एरन एक टेक जीनियस जिसने कम उम्र में ही $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। उसकी कंपनी वेसल एआई कंप्यूटर्स बनाती थी। आशा एरन से मिलकर काफी उत्साहित थी। उसने बताया कि वह भी कोबोल्ट नाम की टेक कंपनी में काम करती है, जो मिलिट्री के लिए एडवांस्ड वेपन्स और ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आशा ने मजाक में कहा, जल्द ही हमारी कंपनी तुम्हारी बराबरी कर लेगी। एरन हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो दिखाता हूं क्यों। फिर वह दोनों को अपनी लैब में ले गया, जहां उसने अपना नया आविष्कार दिखाया, एक एआई चिप, जिसे उसने नाम दिया था स्टेम। आशा ने पूछा, यह स्टेम क्या कर सकता है? एरन ने जवाब दिया, सब कुछ कोई भी सिस्टम चला सकता है, किसी से भी बात कर सकता है और सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस भी सेकंडों में कर सकता है। मानव जाति के लिए यह मेरा सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने नहीं बनाया। इस पर ग्रे हंस दिया और तंज भरे लहजे में बोला, तोहफा? हाँ, मगर तुम्हारा यह तोहफा ना जाने कितनों की नौकरी खा जाएगा। एरन बिना मुस्कुराए घूरता रहा, जैसे वह बात सीधी दिल में उतर गई हो। कुछ देर बाद ग्रे और आशा आशा की ऑटोमेटिक कार से घर लौट रहे थे। सफर लंबा था। कार एआई चला रहा था और ग्रे और आशा एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी ग्रे को एहसास हुआ कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। आशा ने तुरंत रुकने का कमांड दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। कुछ ही पलों में कार एक सुनसान इलाके में जाकर क्रैश हो गई। दुर्घटना भयानक थी, लेकिन किस्मत से ग्रे और आशा को गंभीर चोटें नहीं आई। एआई कार ने तुरंत खुद इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया, लेकिन इतने में ही एक कार वहां आकर रुकी। उस कार से 4 नकाबपोश आदमी उतरे। उन्होंने ग्रे और आशा को घसीटकर कार से बाहर निकाला और फिर उनमें से एक आशा के साथ बदतमीजी करने लगा। ग्रे ने घबराकर कहा, चाहिए तुम्हें? कार, वॉलेट, मोबाइल सब ले जाओ, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने आशा को गोली मार दी। ग्रे की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। वह चीख भी ना सका। फिर उन्होंने ग्रे को भी दबोचा और उसे भी गर्दन के पीछे गोली मार दी। उन्होंने ग्रे और आशा का सारा सामान चुरा लिया और वहां से भाग गए। हालांकि ग्रे की सांसें अब भी चल रही थी, पर वह बिल्कुल लाचार था। उसने अपनी बीवी को दम तोड़ते देखा, मगर हिल तक नहीं पाया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। आशा की लाश बरामद हुई और ग्रे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 3 महीने तक चले इलाज के बाद ग्रे की जान तो बच गई, लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया। कंधे से नीचे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अब ग्रे बस एक बेबस शरीर था, व्हील चेयर पर पड़ा। खुद से ना उठ सकता था, ना खा सकता था। एक एआई रोबोटिक हैंड उसे खाना खिलाता और दवाइयां देता। उसकी माँ उसका ख्याल रखती थी। लेकिन ग्रे के लिए जिंदगी अब बोझ बन चुकी थी। बस एक उम्मीद बची थी, जिसके सहारे वह जी रहा था। वह अपनी पत्नी के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। लेकिन उसकी यह उम्मीद भी तब चकनाचूर हो गई, जब पुलिस डिटेक्टिव कोर्टेस ने ग्रे को पुलिस स्टेशन बुलाया और बताया कि आशा के कातिल अब तक नहीं पकड़े गए। हालांकि उस रात पुलिस का ड्रोन कैमरा घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन फुटेज धुंधली थी। कातिलों की कोई पहचान नहीं हो सकी। डिटेक्टिव ने ग्रे को तसल्ली दी कि अगर वह मदद करे तो शायद कातिल मिल जाए। मगर ग्रे समझ चुका था, यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। वह जान गया था, आशा के कातिल अब कभी नहीं पकड़े जाएंगे। निराश और गुस्से में ग्रे घर लौट आया। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी के कातिल अब भी आजाद घूम रहे हैं। दुख में उसने पेन किलर का ओवरडोज ले लिया, जिससे वह अपना होश खो बैठा। गनीमत थी कि उसके घर पर लगे एआई सिस्टम ने वक्त रहते एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, जिससे ग्रे की जान बच गई। लेकिन ग्रे अब जीना ही नहीं चाहता था। वो मायूसी से हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा था। तभी दरवाजा खुला। अंदर उसका क्लाइंट एरन आया। एरन ने
अफसोस जताते हुए कहा, ग्रे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें दोबारा चलने लायक बना दूं। तो ग्रे चौंक गया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। एरन बोला, तुम्हें मेरी एआई चिप स्टेम याद है? अगर इसे किसी इंसान के अंदर फिट किया जाए तो वह बेहद तेज, ताकतवर और इंटेलिजेंट बन सकता है। अगर तुम्हारे शरीर में यह चिप लगाई जाए तो ये तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के बीच टूटा हुआ न्यूरल कनेक्शन फिर से जोड़ देगी और तुम फिर से चल सकोगे, बिल्कुल पहले की तरह। ग्रे हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए लैबट नहीं बनना चाहता। मुझे बस सुकून से मरने दो। एरन कुछ पल रुका, फिर बोला, सोच लो ग्रे, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारी पत्नी को तो वापस नहीं ला सकती, पर तुम्हें एक नई जिंदगी जरूर दे सकती है, और मुझे पूरा यकीन है आशा भी यही चाहती। इतना कहकर एरन वहां से चला गया। ग्रे के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल जरूर था। अगर वह ठीक हो गया तो अपनी पत्नी के कातिलों को खुद सजा दे सकेगा। वो एरन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। एरन और उसकी मेडिकल टीम ने एक सर्जरी की जिसमें ग्रे की गर्दन के पीछे एआई चिप स्टेम इम्प्लांट। इजाजत दो तो तुम्हारे हाथ से इसे कागज पर उतार दूं। ग्रे ने अनमने ढंग से कहा, कर लो, देखते हैं क्या उगलते हो। स्टेम ने ग्रे से कागज और पेंसिल उठाने को कहा और बोला, अब बस रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे हाथ अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले ही पल ग्रे का हाथ तेजी से चलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में एक साफ सुथरा बारकोड टैटू कागज पर उभर आया। ग्रे आंखें फाड़कर देखता रह गया। स्टेम ने कहा, अब तुम्हारा शरीर वापस तुम्हारे कंट्रोल में है। ग्रे ने देखा कि वो तो मिलिट्री टैटू था, एक बारकोड टैटू जिसमें मिलिट्री सोल्जर्स के एड्रेस होते हैं, यानी कि वो आदमी एक मिलिट्री सोल्जर था। स्टेम ने टैटू से उस आदमी का एड्रेस डिकोड कर ग्रे को बताया। ग्रे उत्साहित हो उठा। उसने कहा, यकीन नहीं होता स्टेम, तुमने तो एक ही झटके में कातिल का एड्रेस निकाल लिया। मैं अभी डिटेक्टिव कॉटेज को इसके बारे में बताता हूं। लेकिन स्टेम ने उसे टोका, क्या कर रहे हो ग्रे? भूल गए तुमने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुताबिक तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम चल फिर सकते हो। जब डिटेक्टिव तुमसे पूछेगी कि ये टैटू तुमने कैसे ड्रॉ किया, तो क्या जवाब दोगे? ग्रे ने कॉल कट कर दिया और स्टेम से कहा, तो अब मैं क्या करूं? स्टेम ने कहा, पहले तुम खुद उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। ग्रे को यह आइडिया सही लगा। ग्रे अपनी व्हील चेयर पर ही उस आदमी के घर जा पहुंचा और छुपकर उस पर नजर रखने लगा। जब वो आदमी अपने घर से निकला तो ग्रे चुपके से उसके घर के अंदर जा घुसा, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जो उस आदमी को कातिल साबित कर सके। तब स्टेम ने कहा, ग्रे वो टेबल उसके पास जाओ और कहो ऑन। ग्रे ने वैसा ही किया। ऑन कहते ही टेबल पर एक डिस्प्ले ऑन हो गया। वहां कुछ मैसेजेस थे। स्टेम ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में सारे मैसेजेस पढ़ लिए और कहा, इन मैसेजेस में ओल्ड बोनस शब्द का बार बार जिक्र किया गया है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह क्या हो सकता है? ग्रे ने कहा, हाँ, ये ओल्ड बोनस एक बार का नाम है जो मेरे पुराने घर के पास ही है। इन्हीं बातों के बीच वो आदमी अचानक घर लौट आया। उसने ग्रे को देखा और सीधा हमला कर दिया। वह बेहद ताकतवर था। ग्रे को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। ग्रे बुरी तरह फंस चुका था। वो घबराकर चिल्लाया, स्टेम मदद करो। स्टेम ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल मुझे देना होगा। ग्रे ने हाँ कहा और अगले ही पल उसका शरीर स्टेम के कब्जे में था। ग्रे उठ खड़ा हुआ। अब उसके मूवमेंट किसी मशीन की तरह तेज और सटीक थे। वह हर वार से बचते हुए उस आदमी को पीटने लगा। ग्रे खुद बस अंदर से देख रहा था, जैसे अपनी ही बॉडी में एक पैसेंजर हो। ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था। वो बार बार कहता रहा, रुक जाओ, बस करो। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू निकाला, स्टेम ने पलटकर वही चाकू उसके मुंह में घुसेड़ दिया और उसका जबड़ा चीर डाला। वो तड़प कर मर गया। स्टेम बोला, अब कंट्रोल तुम्हारा है ग्रे। ग्रे की तो जान हलक में अटकी हुई थी। उस आदमी की लाश देख उसने उल्टी कर दी। ग्रे बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उसे लग रहा था कि अब उसका जेल जाना तय है। तब स्टेम ने कहा, घबराओ मत ग्रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस अपने फिंगरप्रिंट्स यहां से साफ करो और निकल जाओ। ग्रे ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद पुलिस ने उस आदमी की लाश बरामद कर ली, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तब एक भयानक दृश्य ने डॉक्टर के होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने डिटेक्टिव कॉटेज को बुलाया। उसने बताया कि उस आदमी का नाम सर्क ब्रेंटर था। डॉक्टर को उसकी गर्दन की मांसपेशियों में वायर्स दबी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सर्जरी के जरिए मसल में कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इम्प्लांट कर रखा हो। उसके सीने में भी छोटे छोटे कंप्यूटर इम्प्लांट्स छिपे थे। डॉक्टर ने पहले कभी ऐसे एडवांस्ड इम्प्लांट्स नहीं देखे थे। इसके बाद डॉक्टर ने कॉइज को एक ऐसी चीज दिखाई जो डरावनी थी। उसके हाथ की मांसपेशियों में एक हथियार भी फिट थी।
असल में वो एक वर्किंग गन थी जिसका बुलेट लोडिंग मैकेनिज्म हाथ के टिश्यू में ही छिपा था। लग रहा था जैसे उस आदमी को एक चलता फिरता हथियार बनाने की कोशिश की गई हो। तभी डिटेक्टिव ने डॉक्टर से पूछा, इस आदमी के घर पर किसी के जूते के निशान भी मिले थे, उसका कुछ पता चला? इस पर डॉक्टर ने बताया कि वह जूते सर्क के नहीं थे, पर उसमें ग्रीस लगी हुई थी। ग्रीस जो पुराने जमाने की गाड़ियों के इंजन में लगाए जाते थे। यह सुनते ही डिटेक्टिव के दिमाग में केवल एक शख्स का चेहरा बस गया। ग्रे का जो पुरानी गाड़ियां ठीक करने वाला शहर का इकलौता बंदा था। डिटेक्टिव उसी वक्त से ग्रे की तहकीकात में लग गई। दूसरी ओर एरन स्टेम की मदद से ग्रे की हर हरकत पर नजर रख रहा था और अब चिढ़ा हुआ था, क्योंकि ग्रे स्टेम का इस्तेमाल अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेने के लिए कर रहा था। एरन को यह डर था कि अगर सरकार को उनके सीक्रेट ट्रायल की भनक लगी तो स्टेम हमेशा के लिए छीना जा सकता है। उसने ग्रे को साफ कहा कि वह बस एक एक्सपेरिमेंटल पेशेंट है और अगर उसने स्टेम को दोबारा